आने वालों को राम राम, जाने वालों को दुआ सलाम। जो पंचर साइकिल पर अपने परिवार के लिए बैठना चाहते हैं उनका चुनाव के बाद होगा बुरा अंजाम। हम परिवारवादी पार्टी नहीं है, हम कुनबों की पार्टी नहीं है। हम कुनबे के लिए नहीं काम करते। जहाँ पे कुनबों के लिए काम होता है, परिवार के लिए काम होता है, जहाँ पे देश के लिए काम नहीं होता, वहाँ पे वो चले गए। जो वोट बैंक की तरह देखते हैं उनको लगता है कि कभी जिन्ना को बताओ महान, कभी तालिबान का गाओ गुणगान, चलाओ हिंदुओं को गाली देकर अपनी वोट बैंक की दुकान। इसलिए हिंदुत्व इज इक्वल टू आईसिस और बोको हराम। हमने काशी की चिंता की, अयोध्या की चिंता की, मथुरा की चिंता की, चित्रकूट की चिंता की। हमने सर्वांगीण विकास किया इन धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों का, जहाँ पर पहले ये लोग गर्व करते थे कि राम कारसेवकों पर गोलियां चलाई। आज हमने इन हिंदू आस्था केंद्रों को पुनर्जीवित करने का काम अगर किसी ने किया तो हमने किया है। और इसीलिए हम पर राम लीला है, राम की लीला हम पर है। राम मतलब रिजेक्शन ऑफ अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, और लीला मतलब एलाई फॉर लिव्ड एक्सपीरियंस। जो पुराना लोगों को इतिहास याद है समाजवादियों के गुंडा राज का, और एले मतलब लाभार्थी। तो ये राम लीला के आशीर्वाद से हम लोग जो है इस चुनाव को 80% से जीतने वाले हैं। तो देखो, रोम रोम करने वाले बहुत सारे जो लोग थे, जो राम कारसेवकों को गोलियां मारने की बात करते थे, आज वो सारे लोग राम 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 कर रहे हैं। किसी के स्वप्न में आ रहा है, कोई लेप लगा रहा है, कोई तीर्थ यात्रा के लिए तैयारी कर रहा है। मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि चलो चुनावी ही सही हिंदू तो बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। यूपी चुनाव को लेकर आज बीजेपी की 2 लिस्ट जारी हो गई है। 107 उम्मीदवारों का आज ऐलान हो गया और जो सबसे अहम सीट मानी जा रही है वो है गोरखपुर सीट, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें, इसी के साथ ही साथ बीजेपी में जो मंत्री है उनका पलायन भी लगातार जारी है, जिससे अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी पूरे मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आज जो लिस्ट जारी हुई है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि अयोध्या से लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव, अब गोरखपुर से लड़ेंगे। कितनी अहम सीट है गोरखपुर? देखिए, हमने तो योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर से लड़वाकर ये स्पष्ट कर दिया कि हमें अपने काम पर भरोसा है, और इसीलिए जो भी अटकलें लगा रहे थे कि वो गोरखपुर से नहीं लड़ेंगे, तो आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। पर अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग बोल रहे थे कि जनता उनके साथ है, उन्होंने तो अभी तक ऐलान नहीं किया कि वो कहाँ से लड़ेंगे। अब वो बताए। प्रियंका वाड्रा जी तो मैदान में ही नहीं आना चाहती, मायावती जी भी मैदान में नहीं आना चाहती, अखिलेश जी सत्ता के स्वप्न तो देखते हैं परंतु बता नहीं पा रहे कहाँ से लड़ेंगे। और गोरखपुर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोरखपुर से वैसे तो अगर गिनवाने जाऊँ कि क्या क्या काम किया है तो उसको कम से कम 20 मिनट सिर्फ काम गिनवाने लगेंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल गोरखपुर की अगर बात करें तो आज हमने गोरखपुर में आपको बता सकता हूँ 40 करोड़ का स्टेडियम हो, 11 करोड़ के क्लासरूम हो, उसके अलावा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। वहाँ पर हमने एग्रीकल्चर के, वहाँ पे किसानों के 200 करोड़ के लोन माफ़ कराए। केवल गोरखपुर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे 100 करोड़ से ज़्यादा भुगतान की गन्ना किसानों का किया है। वहाँ पर 2.5 करोड़ से ज़्यादा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई है। वहाँ पर हमने वहाँ पे हजारों लाखों रुपए के घर बनाए। 40,000 से घर ज़्यादा घर केवल गोरखपुर में बनाए, उसमें से 2,000 से ज़्यादा घर वंटागिया समाज के घर बनाए। हमने 23,000 घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अर्बन उसमें बनाए हैं। हमने वहाँ पर 402 फैमिली को वहाँ पर सहायता योजना की मदद दी है। वहाँ पर 262, इस प्रकार से हम अगर गिनाने जाए तो हमारे पास हजारों करोड़ के वहाँ पे योजना भी हमने शुरू की है। वहाँ पे हमने 7,000 करोड़ की फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है। हमने एक्सप्रेसवे गोरखपुर से आजमगढ़ का जो है उसको बनवाने का हमने काम शुरू कर दिया है। 1,000 करोड़ का वहाँ पे एम्स प्रोजेक्ट हमने कर दिया है। तो शुगर मिल हमने वहाँ पे स्थापना की है। तो ये गोरखपुर के कार्य किए हैं, और इसीलिए हमें विश्वास है गोरखपुर में हमने जो किया है, इसीलिए हमने वहाँ से योगी आदित्यनाथ जी को वहाँ से टिकट दिया लड़ने का। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें कहा गया कि 300 पार का आंकड़ा जो है वो दिया गया है। लेकिन आज ही अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बोला कि 80% के साथ हम जीतेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को वापस उनके घर भेज दिया। देखिए, कल तक इनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि अयोध्या इसलिए जाना पड़ रहा है, मथुरा इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि गोरखपुर में कुछ काम नहीं किया। आज जब गोरखपुर से मैंने आपको सूची गिनवाई है कि क्या क्या काम किया, और ये तो 10% भी नहीं है जो मैंने गिनवाया है, तो कह रहे हैं कि गोरखपुर वापस भेज दिया क्योंकि। तो देखिए, अगर अखिलेश यादव जी ये बताएं कि अगर ये कहते हैं कि 80% इनके साथ है,
तो मुझे बताएं कि कौन से 80% उनके साथ है। इन्होंने तो जिन लोगों को टिकट दिया है, 29 जो टिकट SPRLD ने जारी किया है, उसमें तो ऐसे प्रत्याशी है जो 80% को केवल प्रताड़ित करने का काम कर रहे थे। नाहिद हसन, इनका इतिहास देखो, इन्होंने कहा था हिंदुओं की दुकानों से, भाजपा के जो लोग हैं और जो हिंदू हैं उनकी दुकानों से चीज़ें मत खरीदो। इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा है, इनको चीटिंग केस में जेल में डाला गया है। इनके हाजी यूनुस 23 केस गुंडा एक्ट के साथ उनके ऊपर लगा है। रफ़ीक अंसारी पर मल्टीपल केसेस है। इनके असलम चौधरी पर 6 केस लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से इनके दागी, एक एक दागी प्रत्याशी है जिन्होंने माफिया और गुंडाराज फैलाने का काम किया है। आज ये चुनाव विकास, विरासत और सुशासन के राम राज्य जो हम दे रहे हैं बनाम गुंडा राज का निज़ाम जो अखिलेश यादव के प्रत्याशी आज भी जिसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, ये आज चुनाव उनके बीच में है। और एक वीडियो भी वायरल हो रही है, एक वीडियो संभल की वो वायरल हो रही है। आप दिखाना जरूर अपने दर्शकों को कि एक गुंडावादी पार्टी का समर्थक है, उसका जब चालान कट रहा है पुलिस के द्वारा, तो पुलिस को कह रहा है देख लेना हमारी सरकार आएगी तो तुम्हारा पलायन करा देंगे। तो देखिए, सत्ता में नहीं आए हैं तब इस प्रकार से इनका बिहेवियर है, इनका इस प्रकार से इनका बर्ताव है। तो ये लोग अगर गलती से भी सत्ता में आएंगे तो किस प्रकार से ये लोग बर्ताव करेंगे, ये देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है। और इसीलिए 80% बनाम ये 20% की लड़ाई है। सर, लेकिन 11 नेता अब तक पलायन कर चुके हैं बीजेपी से, समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, कई विधायक भी जा चुके हैं। क्या लगता है जो विनिंग फॉर्मूला था बीजेपी का वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है? देखिए, जो लोग बार बार कहते हैं कि 11 नेता निकल चुके हैं, 11 नेता निकल चुके हैं, तो मैं पहले तो आपको बता दूं कि हमारे 100 से अधिक ओबीसी के सांसद हैं, हमारे 90 से अधिक ओबीसी के एमएलएज हैं। और अगर इन कुछ 3-4 लोग जिनको परिवार से टिकट की अपेक्षा थी, परिवार के लिए टिकट की अपेक्षा थी, वो अगर छोड़कर चले जाते हैं तो इसको आप पलायन मानती है। तो मैं आपको एक चीज़ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, आप सुनिएगा ज़रूर। ये लंबी लिस्ट है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ पर आपके दर्शकों को समझ में आएगा। पिछले 4 हफ्तों में हरिओम यादव सिटिंग एमएलए सपा बीजेपी ज्वाइन की, नरेश सैनी सिटिंग एमएलए कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन की, पिछड़े समाज से सब। धर्मपाल यादव एक्स एमएलए सपा ज्वाइन की, अदिति सिंह सिटिंग एमएलए कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, ललित पाल ने ज्वाइन किया, रविशंकर सिंह सिटिंग एसपी एमएलसी उन्होंने ज्वाइन किया, सीपी चांद, अक्षय प्रताप सिंह, रमा निरंजन, नरेंद्र भाटी, गोपाल अग्रवाल, शत्रुद्र प्रकाश, विजय मिश्रा सिटिंग फॉर्मर एमएलए, करंट एमएलए सुभाष पासी, फॉर्मर मिनिस्टर जयनारायण तिवारी, नरेंद्र भाटी, एससी के मोर्चा के लीडर राजेश कनौजिया, बसपा के सिटिंग विधायक वंदना सिंह, जगपाल जो 4 बार के विधायक रहे हैं, रणविजय कुमार, ये लोगों ने हमें 4 हफ्तों में ज्वाइन किया। तो इससे तो फिर आपको बताना चाहिए कि पलायन तो हमारी तरफ हो रहा है, हमारे को छोड़ के नहीं, हमें तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या इससे मौसम का अनुभव और आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो इतने लोग तो हमें भी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, कोई लीडर जाता है इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ जन आधार भी जाता है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने 40 लाख से ज़्यादा घर बनाए गरीबों के। उसमें से ज़्यादातर जो घर बने हैं वो दलित, ओबीसी, जो पिछड़े, तथाकथित पिछड़े समाज जिसको कहा जाता है, उनके बने हैं। हमने 2.5 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए, इन्हीं समाजों के बनाए। 1.5 करोड़ से ज़्यादा हमने उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दिए। 2.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि दी। हमने 1 लाख से अधिक गाँवों को बिजली के तारों से जोड़ा। इन गाँव में कौन रहता है? हमने 36,000 करोड़ के किसानों के, 86 लाख किसानों के कर्ज माफ़ कराए। हमने 1.5 लाख किसानों को 1,55,000 करोड़ का गन्ना भुगतान किया। हमने आज 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान भारत की योजना से जोड़ा। हमने 3.5 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो कामगार हैं उनको 1,500-1,000 रुपये उनके अकाउंट में डालने का, और उनको 2.5 लाख और 5 लाख रुपए का मेडिकल और सोशल सिक्योरिटी कवर दिया। तो ये कौन से समाज से लोग हैं? तो इसीलिए आज वो नेता शायद चले गए होंगे पर उनका जन आधार हमारे साथ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पिछड़े वर्गों के सबसे बड़े मसीहा है। वो पहले प्रधानमंत्री इन समाज से आते हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया है। देश को पहला इस वर्ग से प्रधानमंत्री अगर देने का काम पूरे कार्यकाल के लिए किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज 27 ओबीसी मंत्री उनकी कैबिनेट में है, आज 23 ओबीसी मंत्री हमारे यूपी के कैबिनेट में है। क्या ये प्रतिनिधि नहीं है?
सर आप कह रहे हैं कि सर बीजेपी ने पिछड़ी जाति के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर वो बयान देखें, बगावती मोड में पूरा आ गए हैं और वो उन्होंने ये कहा, आरोप लगाया कि 5 सालों में ओबीसी वर्ग के लिए कोई काम नहीं हुआ, मेरी मांगे नहीं पूरी की गई, इसीलिए मैंने बीजेपी छोड़ा। बहुत अच्छी बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की पिछले हफ्ते की बात सुना दो, एक सुनवा देंगे आप? चलिए सुनवाता हूँ। अपने यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। सर आप संत कबीरनगर जिले में आए, क्या प्रोग्राम है? आज भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में पिछड़ा मोर्चा एवं किसान मोर्चा का संयुक्त कार्यक्रम था, जिसमें हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों में और पिछड़ों के हितों में जो तमाम ऐतिहासिक काम किए और पहल किए हैं, उनके विषय में विस्तार से उनको जानकारियां देना था। अखिलेश जी के सपने में अखिलेश जी आए हुए हैं, सुन लीजिए। अच्छी बात है कि अखिलेश जी के सपने में कृष्ण भगवान आने लगे हैं और ये बोले कि सरकार बन जाएगी अभी। लेकिन सपने तो सपना होता है। मुरली लाल के हसीन सपने केवल देखने में अच्छे लगते हैं, आंख खुलने पर सब ध्वस्त हो जाता है। आँख खुलने पर स्वप्न ध्वस्त हो जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अखिलेश जी के सपनों के बारे में, और पिछले सप्ताह वो गिनवा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार ने ऐतिहासिक काम किया दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। अब चलिए, मौका परस्ती का वायरस हो सकता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं। आने वालों को राम राम, जाने वालों को दुआ सलाम। जो पंचर साइकिल पर अपने परिवार के लिए बैठना चाहते हैं, उनका चुनाव के बाद होगा बुरा अंजाम। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनका एक और बयान देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, गुंडों की। तो अखिलेश जी मानते होंगे इस बात को, अच्छा इसको स्वीकारते होंगे। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि 3 तलाक जो होता है वो मुस्लिम मर्द अपनी हवस मिटाने के लिए 3 तलाक करते हैं, और ये 3 तलाक के कानून की वकालत स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने की। देखिए 3 तलाक के, और अखिलेश जी को मुंगेरी लाल भी कह रहे हैं। तो अब ये बातों से इत्तेफाक हो सकता है, रखती होगी समाजवादी पार्टी, तो उन्होंने लिया है उनको। लेकिन सर अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या उन्हें वो पद चाहिए था जो समाजवादी पार्टी ने उनसे कहा कि आप हमारे पास आइए तो हम दे देंगे? हम परिवारवादी पार्टी नहीं है, हम कुनबों की पार्टी नहीं है। हम कुनबे के लिए नहीं काम करते। जहाँ पे कुनबों के लिए काम होता है, परिवार के लिए काम होता है, जहाँ पे देश के लिए काम नहीं होता, वहाँ पे वो चले गए अपने परिवार का हित साधने। ओबीसी के बहुत बड़े नेता वो खुद को कहते हैं सर, तो क्या वोट बैंक हिलेगा? जो गैर यादव वोट बैंक है वो क्या हिलेगा उनके जाने से? जैसे मैंने आपको समझाया कि नेता के चले जाने से जन आधार चला जाए साथ में। अगर ऐसा होता तो बसपा और सपा ने गठबंधन किया था, क्या हुआ उस गठबंधन का? देखिए, पार्टी के कार्यालय में 2 लोगों का निकाह हो जाए या 2 नेताओं का निकाह हो जाए, निकाह मतलब राजनीतिक गठबंधन हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि जमीन पर सामाजिक गठबंधन बन जाता है। हाँ, ये चले गए हैं, परंतु ज़मीन पर हमने 4.5-5 वर्षों में जो काम किया है, जिस दलित के पास अपना घर नहीं था, जिस ओबीसी समाज के व्यक्ति के पास अपना बैंक अकाउंट नहीं था, नल नहीं था पानी के लिए, शौचालय नहीं था, जिसकी बेटी और जिसके परिवार की रक्षा के लिए, उनके हेल्थ के लिए आयुष्मान नहीं था, आज वो सारी चीज़ें उनको जब हमने दी है, और 15 करोड़ लोगों को 2 वर्ष तक मुफ्त राशन दिया है, मुफ्त टीके दिए हैं, जो उनको हमने एस्पिरेशन और उनको जो बुनियादी चीज़ों से जोड़ने का काम किया है, आज नेता को जनता ने, जो ये जनता है, उन्होंने कह दिया कि आप जा सकते हो, परंतु हमारा हित साधने वाला, हमारा हित देखने वाला केवल और केवल डबल इंजन वाली सरकार है जो नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं। सर मुस्लिम वोट बैंक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको लेकर हर किसी की निगाह लगी हुई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें। उस पर किसकी नज़र है? बीजेपी उन चीज़ों के लिए क्या करेगी? मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए क्या? हम किसी वोट बैंक को पाने के लिए कोई काम नहीं करते। हमारा वोट बैंक हर एक व्यक्ति है। हमारा वोट बैंक उत्तर प्रदेश का 24-25 करोड़ की आबादी है। हम वोट बैंक की तरह देखते ही नहीं हैं, हम केवल और केवल उनको नागरिकों की तरह देखते हैं। परंतु जो वोट बैंक की तरह देखते हैं, उनको लगता है कि कभी जिन्ना को बताओ महान, कभी तालिबान का गाओ गुणगान, चलाओ हिंदुओं को गाली देकर अपनी वोट बैंक की दुकान। इसलिए हिंदुत्व इज इक्वल टू आईएसआईएस और बोको हराम। राहुल गांधी हिंदुत्व को गाली देते, हिंदू टेरर बोलते हैं। कोई और कहता है कि देखिए हमारे
बाबरी हमारे दिल में ज़िंदा है, मथुरा में कृष्ण मंदिर के बारे में सोचना भी मत वरना मुसलमान सड़कों पे उतर जाएगा। तो ये जो वोट बैंक के लिए चिंता करते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन्होंने, और वोट बैंक का इन्होंने चेहरा किसको बनाया है? मुख्तार अंसारी को, जो एक माफिया डॉन है, अतीक अहमद को, जो एक माफिया है। और जब हम इन पर कार्रवाई करते हैं, जब हम आतंकियों पर कार्रवाई करते हैं, तो ये कहते हैं कि हम सांप्रदायिक है। देखिए, देश का, प्रदेश का जो मुसलमान भी है वो जानता है उसका जो आइकॉन है, उसका जो आदर्श है, वो आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम है, वीर अब्दुल हामिद है, जनरल उस्मान है, उनका आदर्श जो है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये उनके आदर्श है। और इसीलिए जो आज हमने कार्य किया है, हमने 24-25 करोड़ के नागरिकों के लिए किया है, किसी वोट बैंक के लिए नहीं किया। आखिरी सवाल ये चलते हैं सर कि बीजेपी के वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर वोट जो है जनता देने जाएगी? वो कौन कौन से मुद्दे, वो कौन कौन से विकास के मुद्दे? हमने पिछले 4.5-5 वर्षों में हर तबके का विकास किया है। घर घर तक हमने कम से कम हर व्यक्ति को कम से कम 1 या 2 ऐसी स्कीम है जिसका उनको सीधा लाभ मिला है। और इसीलिए आज कोई धर्म जात पर नहीं हो रहा, अगड़ा बना पिछड़ा नहीं हो रहा चुनाव। आज चुनाव हो रहा है लाभार्थियों का। लाभार्थी एक नई जाति बन चुकी है, बेनिफिशियरी नई जाति बन चुकी है। और वो बेनिफिशियरी की जाति जो है वो कह रही है कि पिछली सरकारों में तो दंगा मिलता था, आज हमें शौचालय मिलता है, उज्ज्वला मिलता है, नल से पानी मिलता है, हमें बुनियादी सुविधाएं मिलती है और दंगा समाप्त हो चुका है, हमें टीका मिलता है, राशन मिलता है, भत्ता मिलता है। इसीलिए आज हम वोट दे रहे हैं विकास के नाम पर। और हाँ, पहले हज हाउस बनते थे, पहले इफ्तार पार्टियां बहुत सारी होती थी, पर आज हमने काशी की चिंता की, अयोध्या की चिंता की, मथुरा की चिंता की, चित्रकूट की चिंता की। हमने सर्वांगीण विकास किया इन धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों का, जहां पर पहले ये लोग गर्व करते थे कि राम कारसेवकों पर गोलियां चलाई। आज हमने इन हिंदू आस्था केंद्रों को पुनर्जीवित करने का काम अगर किसी ने किया तो हमने किया है। और इसीलिए हम पर रामलीला है, राम की लीला हम पर है। राम मतलब रिजेक्शन ऑफ अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, और लीला मतलब एलाई फॉर लिव्ड एक्सपीरियंस, जो पुराना इन लोगों को इतिहास याद है समाजवादियों के गुंडा राज का, और एले मतलब लाभार्थी। तो ये राम लीला के आशीर्वाद से हम लोग जो है इस चुनाव को 80% से जीतने वाले हैं। 80% हमारे साथ है। सर, आपने हज हाउस की बात की तो ये सवाल पूछना बनता है, आम आदमी पार्टी भी यूपी चुनाव में उतरी, सर क्या कहेंगे? वो उनका कंपटीशन नोटा से है, आम आदमी पार्टी का कंपटीशन नोटा से है। तो वो नोटा से चुनाव लड़ रहे हैं कि नोटा को ज़्यादा मिलेगा या उनको ज़्यादा मिलेगा वोट। बहरहाल एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि जो आम आदमी पार्टी बातें करती थी कि हम राजनीति बदल देंगे, वो तो समाजवादी पार्टी को गला लगाने के लिए तैयार थी। वो तो भ्रष्टाचारी और जो सबसे सांप्रदायिक दल हैं उनको गले लगाने से के लिए तैयार थी। एक चीज़ पर अच्छी हुई है, एक चीज़ अच्छी ये हुई है कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कहा करते थे कि मेरी नानी ने कहा है कि बाबरी को गिराकर जो मंदिर बनेगा उसमें नहीं जाना है, ये उनकी नानी ने दिल्ली में कहा था। उत्तर प्रदेश पहुँचे हैं तो अब वो कह रहे हैं कि मैं तो जाऊँगा श्री राम का आशीर्वाद लेने। तो देखो, रोम रोम करने वाले बहुत सारे जो लोग थे, जो राम कारसेवकों को गोलियां मारने की बात करते थे, आज वो सारे लोग राम 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 कर रहे हैं। किसी के स्वप्न में आ रहा है, कोई लेप लगा रहा है, कोई तीर्थ यात्रा के लिए तैयारी कर रहा है। मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि चलो चुनावी ही सही हिंदू तो बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे शहजाद पुनेवाला जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा क्योंकि अभी 2 लिस्ट जारी हुई है बीजेपी की, आगे कितने उम्मीदवारों का ऐलान होता है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।